जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 4 मार्च 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नौसेना आयुध महानिदेशक यानी DGONA कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका BP सिंह। तो BP सिंह को हाल ही में नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया है। यानी कि अस्त्र शस्त्र से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनका रखरखाव, उनका मैनेजमेंट करना किसका काम होगा? BP सिंह का काम होगा। ठीक है, तो उन्हें ही नौसेना आयुध महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बात करते हैं हम भारतीय नौसेना की। तो इसकी शुरुआत 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय नौसेना भवन दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य है सम नो वरुणः। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष हैं वर्तमान में दिनेश कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, नौसेना की कुछ कमांड हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे पश्चिमी नौसेना कमांड का मुख्यालय है मुंबई में, पूर्वी नौसेना कमांड का मुख्यालय है विशाखापत्तनम में और दक्षिणी नौसेना कमांड का मुख्यालय है कोच्चि में। तो ये कमांड भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सर्वेश रंजन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर बने हैं। निधि छिब्बर की बात करें तो नीति आयोग की CEO बने हैं, लेकिन इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दीपक गुप्ता गैल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। आशा शर्मा को हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग की CEO और Xbox का प्रमुख नियुक्त किया गया है। हरशरण कौर त्रेहन PSPCL की पहली महिला डायरेक्टर बनी है कमर्शियल में। उदय कोटक की बात करें तो ये गिफ्ट सिटी के चेयरमैन बने हैं। निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी हैं और राकेश अग्रवाल NIA के महानिदेशक बने हैं। तो ये हाल फिलहाल में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलिसा हीली ने हाल ही में किस फॉर्मेट से संन्यास लिया है? आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल क्रिकेट। यानी उन्होंने टेस्ट, 20 और वनडे इन सभी से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। हालांकि उन्होंने अंतिम मैच हाल ही में भारत के खिलाफ खेला है। तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलिसा हीली ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने संन्यास की घोषणा तो 2025 में कर दी थी, लेकिन अब फाइनली उनका संन्यास हो गया है। 1 मार्च 2026 को एलिसा हीली ने अपना आखिरी वनडे क्रिकेट मैच खेला है और वो भी किसके खिलाफ खेला है? भारत के खिलाफ खेला है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एलिसा हीली ने अपना अंतिम वनडे मैच किस टीम के खिलाफ खेला था? आंसर हो जाएगा इसका भारत। ठीक है, तो ये जो उनका अंतिम वनडे मैच था उसमें उन्होंने बेहतरीन पारी खेली है। 98 गेंदों पर उन्होंने 158 रन की पारी खेली है। इस प्रकार से दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी उसने भारत से ये मुकाबला जीता भी था। ठीक है, एलिसा हीली क्रिकेट के इतिहास की सबसे अच्छी विकेट कीपर और बल्लेबाजों में से एक मानी जाती हैं। एलिसा 2023 में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम की सभी फॉर्मेट यानी कि टेस्ट, वनडे और T20 महिला टीम की कप्तान रही हैं। हाल ही में संन्यास लेने वाले खिलाड़ियों को भी एक बार देख लेते हैं। साइना नेहवाल ने हाल ही में संन्यास लिया है। ये भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। जिनसन जॉनसन ये भारत के मध्यम दूरी के धावक हैं, इन्होंने भी संन्यास लिया है। उस्मान ख्वाजा ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, तो इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। जॉन सीना अमेरिका के WWE रेसलर थे। आंद्रे रसेल ये वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर थे, इन्होंने IPL से संन्यास लिया है। केन विलियमसन न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे, इन्होंने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लिया है, ये भारत के महान टेनिस खिलाड़ी थे। क्रिस वोक्स इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट से, और ये इंग्लैंड के क्रिकेटर थे। सर्जियो बुस्केट्स ये स्पेन के फुटबॉलर थे, तो इन्होंने भी हाल ही में संन्यास की घोषणा की है।
अगला क्वेश्चन है, भारत ने यूरेनियम आपूर्ति के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो भारत ने यूरेनियम की आपूर्ति के लिए कनाडा के साथ हाल ही में समझौता किया है। आप सभी को याद ही होगा कि जो यूरेनियम है इसका इस्तेमाल परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। ठीक है, तो कनाडा के द्वारा भारत को यूरेनियम की आपूर्ति की जाएगी। तो इसके लिए हाल ही में भारत और कनाडा के बीच में समझौता हुआ है। ये समझौता कनाडा के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान हुआ है। तो कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? मार्क कार्नी। तो ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे। तो इसी यात्रा के दौरान भारत और कनाडा के बीच में यूरेनियम आपूर्ति को लेकर के समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत जो कनाडा की कंपनी है कैमेको, उसके द्वारा 2027 से 2035 तक भारत को यूरेनियम की आपूर्ति की जाएगी। और ये जो समझौता हुआ है ये लगभग 2.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता हुआ है। ठीक है, इससे पहले कनाडा ने भारत को 2020 तक 3000 मैट्रिक टन यूरेनियम की सप्लाई की है। बात हुई है यहाँ पर कनाडा की। तो कनाडा दोस्तों उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और अमेरिका का पड़ोसी देश है। इसकी राजधानी ओटावा है। कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मार्क कार्नी यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। कनाडा क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है और इसके पश्चिमी हिस्से में रॉकी पर्वत है। ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 मार्च 2026 को ओलेनियम यानी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड गैस का रिसाव कहाँ हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। आंसर हो जाएगा इसका पालघर, महाराष्ट्र। तो दोस्तों पालघर जिले के तारापुर MIDC क्षेत्र में भागेरिया केमिकल्स कंपनी से ओलेनियम यानी फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड गैस का रिसाव 2 मार्च 2026 को हुआ है। जब इस गैस का रिसाव हुआ तो आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी और लोगों को सुरक्षित निकालना पड़ा। तो लगभग 2600 लोगों को निकालना पड़ा है। तो ये बहुत बड़ी घटना घटित हुई है पालघर जिले में, जो कि महाराष्ट्र में है। अगर हम ओलेनियम की बात करें तो इसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहा जाता है। यह एक अत्यधिक संक्षारक रासायनिक पदार्थ है और यह मूल रूप से सल्फर ट्राई ऑक्साइड को सघन सल्फ्यूरिक एसिड में घोल करके बनाया जाता है। ये रंगहीन है, हवा में नमी के संपर्क में आने पर सफ़ेद धुआं छोड़ता है, पानी के संपर्क में आने पर यह तीव्र ऊष्मा उत्पन्न करता है और गंभीर जलन पैदा करता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है डिटर्जेंट, डाई, विस्फोटक और दवाइयों के निर्माण में। दोस्तों भारत के कुछ प्रमुख गैस कांड आपको याद रखना है। तो भोपाल गैस कांड की बात करें जो कि काफ़ी चर्चित है, तो 2-3 दिसंबर 1984 को ये गैस कांड हुआ था और भोपाल मध्य प्रदेश में ये घटना घटित हुई थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था और यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी में इस गैस का रिसाव हुआ था। विशाखापत्तनम गैस लीक की अगर हम बात करें तो 7 मई 2020 को ये घटना हुई थी। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में ये घटना हुई थी और इसमें स्टाइरीन गैस का रिसाव हुआ था। LG पॉलीमर्स गैस लीक की बात करें तो ये भी घटना 2020 में हुई थी। रायगढ़ छत्तीसगढ़ में ये घटना हुई थी और इसमें अमोनिया गैस का रिसाव हुआ था। तो ये कुछ प्रमुख गैस कांड हैं भारत के, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दिल्ली की महिलाओं को समर्पित कितनी नई योजनाएं शुरू की है? आंसर हो जाएगा 4। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दिल्ली की महिलाओं को 4 योजनाओं की शुरुआत की गई है। तो इसमें पहली योजना है लखपति बिटिया योजना। तो इसमें बालिका के नाम पर किस्तों में 56,000 रुपये जमा होंगे और 21 वर्ष की आयु तक ब्याज सहित 1 लाख से अधिक बनेंगी। और दूसरी जो योजना थी जो कि राष्ट्रपति जी के द्वारा शुरू की गई है, हालांकि ये योजनाएं दिल्ली सरकार की हैं, राष्ट्रपति जी ने उनका शुभारंभ किया है। सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में कैशलेस और डिजिटल टिकटिंग के साथ सहज और सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी।
तीसरी योजना है मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना, तो इसमें जो लंबित वित्तीय लेन देन है उनका निपटारा किया जाएगा। और चौथी योजना है मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना, तो इसमें महिलाओं को घरेलू उपयोग के लिए फ्री में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इन 4 योजनाओं की शुरुआत या इनका शुभारंभ किया है दिल्ली में हमारी राष्ट्रपति जी ने। ठीक है, दिल्ली की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है। उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। रेखा गुप्ता जी वर्तमान में यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं, जो कि बीजेपी की हैं। विधानसभा की यहाँ पर 70 सीटें हैं। अब राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री सेहत योजना ये भी पंजाब के द्वारा, ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश के द्वारा, आमे पड़िवा आमा भसारे योजना ओडिशा सरकार, और रायथन्ना मीकोशम पहल आंध्र प्रदेश सरकार, प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार योजना ये झारखंड में शुरू की गई है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब में, और आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू किया गया था, जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने अपना पहला राज्य नवाचार मिशन किस राज्य में शुरू किया है? आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा। तो दोस्तों नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने त्रिपुरा में पहला राज्य नवाचार मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है राज्य की जो विकास योजनाएं हैं उसमें इनोवेशन और उद्यमिता को शामिल करना। तो ये जो राज्य नवाचार मिशन शुरू किया गया है यह अटल नवाचार मिशन 2.0 के तहत किया गया है। इसका शुभारंभ अगरतला के हपनिया अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में हुआ है। अब यहाँ पर बात हुई थी अटल नवाचार मिशन की या अटल इनोवेशन मिशन की। तो ये भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और यह नीति आयोग के अंतर्गत कार्य करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। नीति आयोग की भी बात कर लेते हैं। तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। तो वर्तमान में मोदी जी इसके प्रधानमंत्री हैं, सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं और इसका प्रमुख काम होता है भारत सरकार के लिए नीतिगत और कार्यनीतिक सलाह देना। तो ये भारत सरकार का प्रमुख नीति टैंक माना जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की नई अध्यक्ष कौन है जो भारत की यात्रा पर आई थी? तो उनका नाम है जोउ जियाई। तो जोउ जियाई जो हैं वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की नई अध्यक्ष हैं। तो वो भारत की यात्रा पर आई थी। इस यात्रा के दौरान हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने उनसे मुलाकात की और कई मुद्दों पर उनसे चर्चा की। इस बैठक में भारत और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जो साझेदारी है उसको मजबूत करने पर चर्चा हुई है। इसके अलावा भारत में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का जो रीजनल ऑफिस है उसको शुरू करने पर भी चर्चा हुई है। बात कर लेते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की। तो दोस्तों इसकी स्थापना 2016 में हुई थी। बीजिंग चाइना में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं जोउ जियाई और इसका उद्देश्य है टिकाऊ बुनियादी ढांचे यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए फंडिंग देना, डिजिटल तकनीकी, परिवहन, पानी से जुड़ी जो परियोजना है उसको फंडिंग करने का काम इसका होता है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने खाद्य वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए CBDC आधारित डिजिटल फूड करेंसी पायलट किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया है? आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में। तो भारत सरकार ने खाद्य वितरण प्रणाली को पारदर्शी और तकनीकी आधारित बनाने के लिए पुदुचेरी में CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित डिजिटल फूड करेंसी पायलट शुरू किया है। तो सरकार अब राशन की जो सब्सिडी है वो सीधे डिजिटल वॉलेट में भेजेगी, जिससे लोग दुकानों पर डिजिटल कूपन दिखा करके अपना राशन ले सकेंगे।
अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 3 नई अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इनका उद्घाटन असम राज्य में किया है। तो केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जी। तो उन्होंने डिब्रूगढ़ असम में 3 अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। ये परियोजनाएं ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित हैं, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नाम दिया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं। लूसेंट का कोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा, FEV 600 कूपन कोड यूज करना है, इसमें आपको लूसेंट का कोर्स मिल जाएगा। इसमें 18,000 से अधिक टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट और 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। राजा गुप्ता सर का भी कोर्स आपको प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर मिलेगा। FEV 800 कूपन कोड यूज करना है, इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। और दोस्तों, प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो इनको भी जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे 3 मार्च का जो टेस्ट हुआ था डेली करंट अफेयर्स का, उसके टॉप 10 की बात करें तो आदि, कैलाश, अमित, शिखा, पूनम, अजय, राजवीर, मनदीप, नीरज और शालिका और अश्विनी कुमार, ये सभी टॉप 10 रहे हैं। आप भी टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाकर के और डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं, आपकी भी यहाँ पर रैंकिंग आ सकती है। और ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स और जितनी भी हमारी ई बुक हैं वो आपको ई बुक वाले सेक्शन पर मिल जाएंगी। तो इन सभी को जाकर के आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए रिवाइज करते हैं कल के करंट अफेयर्स को। भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है? जनजातीय कार्य मंत्रालय। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी और हेड कोच के नाम पर नया स्टैंड बनेगा? रवि शास्त्री। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? बार्सिलोना। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने अपना 25वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 1 मार्च को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुदुचेरी में कितने करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? 2700 करोड़। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को वर्ष 2025 में कौन सा ग्लोबल पुरस्कार मिला है? बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबल का अवार्ड मिला है। गेल इंडिया लिमिटेड के CMD कौन बने हैं? दीपक गुप्ता। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने पहली बार कार्बन क्रेडिट्स किस समझौते के तहत मंजूर किया है? पेरिस समझौता। सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? तो त्रिलोचन पोखरेल के नाम पर रखा जाएगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना हुआ है? भारत बना हुआ है। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि IPL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है RCB। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर RCB बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। जैसे मेहरौली का स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तकालीन सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। भारत में पहला रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ? 1923 में। भूकंप तरंगों को एक यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सिस्मोग्राफ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? सैडल चोटी। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? हरियाणा में। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगजी नदी, जो कि चाइना में है। और भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? वैरन द्वीप। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लें। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। और ऐप पर ई बुक वाले सेक्शन पर आपको GK GS की सभी ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के।